नमस्कार। हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बाल गोविंद भगत। राम रैक्स वेनीपुरी जी द्वारा रचित यह पाठ एक रेखा चित्र है। चलिए पहले पाठ का सारांश पढ़ने से पहले जान लेते हैं जीवन परिचय राम रैक्स वेनीपुरी जी का। राम रैक्स वेनीपुरी जी का जन्म मुजफ्फरपुर जिला बिहार के बेनीपुर गांव में एक साधारण किसान के परिवार में सन 1902 में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता पिता का देहांत हो गया था। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बाद में इन्होंने साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की और रामचरितमानस के पाठन से साहित्य की रचना आरंभ की। साहित्य के क्षेत्र में ये पत्रकारिता के माध्यम से आए। 15 वर्ष की अवस्था में ही ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। देश सेवा के पुरस्कार स्वरूप इन्हें जीवन का एक बड़ा अंश कारागार में बिताना पड़ा, उन्हें जेल में रहना पड़ा। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, योगी, हिमालय, नई धारा आदि कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन बड़ी कुशलता से किया। राम रैक्स जी की पत्रिकाएं 15 वर्ष की उम्र से ही छपने लग गई थी। ये बड़े प्रतिभा के धनी थे। राम रैक्स वेनीपुरी जी की रचनाएं, आइए जानते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, यात्रा विवरण, संस्मरण, निबंध आदि गद्य की सभी प्रचलित विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। बेनीपुरी जी ने अपने संगठनात्मक व प्रचारात्मक कार्यों द्वारा हिंदी तथा जनता की बड़ी सेवा की है। इनका नाम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में लिया जाता है। राम रैक्स वेनीपुरी जी की भाषा शैली। शिल्पी बेनीपुरी जी की शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। विशेषतः रेखा चित्रों में भाषा की सरलता और शैली में प्रवाह की दृष्टि से ये हिंदी के विशिष्ट शैलीकार हैं। शब्दों के तो ये जादूगर ही हैं। छोटे छोटे चुटीले वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग इनकी निजी विशेषता है। इनकी भाषा शैली रेखा चित्रों, संस्मरणों और गद्य गीतों के विशेष अनुरूप है। तो ये थी बेनीपुरी जी की जीवन परिचय, उनके जीवन पर केंद्रित कुछ लाइनें। बच्चों, आज का जो हमारा ये पाठ है बाल गोविंद भगत, यह एक रेखा चित्र है। आप जानते हैं कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। एक रेखा चित्र में शब्द रेखाओं के माध्यम से शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राम रैक्स बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है, यानी कि उनके बारे में जो कुछ विवरण किया है उसे हम शब्दों का रेखा चित्र कह सकते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी की सभी विशेषताओं से ओतप्रोत है, यानी कि गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ जीवन का उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक इस पाठ में यह बताना चाहते हैं कि केवल बाहरी वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता, अपितु अपने गुणों और कर्मों से ही मनुष्य सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। जी हाँ बच्चों, सिर्फ हम सन्यासी का वेश धारण कर ले तो हम सन्यासी नहीं कहलाएंगे। सन्यासियों जैसे गुण होना भी आवश्यक है, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यदि हमारे अंदर सन्यासियों जैसे गुण हैं तो हम सन्यासी ही कहलाएंगे। इस संस्मरण के माध्यम से
लेखक ने समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों पर भी प्रहार किया है। ये थी पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अब पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। बच्चों, सारांश ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद उसे आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे, यानी उनके बाल सफ़ेद हो गए थे और वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते और फिर कनपट्टी पर कबीर पंथियों की तरह टोपी लगा लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और पोतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे, यानी वे कबीर जी के बताए मार्ग पर ही चलते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और न ही बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत कीचड़ में सने हुए रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे अगले सुबह सबसे पहले नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते। एक बजाने वाला होता है बाजा, उसको खंजरी कहते हैं, और अपना गाना शुरू कर देते। जो साधु संत आपने देखे होंगे, साधु संत लेकर गलियों में घूमते हैं, उसे खंजरी कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी उस खंजरी को लेकर बैठ जाते और अपने भजन गाने गुनगुनाने लगते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। यानी कि वे अपने संगीत को कितना महत्व देते थे, यह तब पता चला जब उनका इकलौता बेटा मरा और वे बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरे पड़े थे। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को भी आग नहीं लगाई। उन्होंने अपनी बहू को ही बेटे की चिता को आग लगाने को कहा। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। ये उस समय की बात है जब दूसरा विवाह करने पर उसको बहुत ही सभ्यता के खिलाफ माना जाता था। उस समय उन्होंने अपनी बहू को दूसरे विवाह के लिए कहा। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रह उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील दी कि वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई।
वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे और बाकी दिन बीच का जितना भी समय उनको लगता था उस समय वे उपवास पर रहते थे, यानी कुछ नहीं खाते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपना नियम व्रत छोड़ने को बिल्कुल वे राजी नहीं हुए। वहीं पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ये थे एक सन्यासी के गुण। ये था पाठ बाल गोविंद भगत पाठ का सार। तो बच्चों, आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। बाल गोविंद भगत पाठ का सार आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और किताब को भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।